अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फाद शहबाज खान। सोहेल अफरीदी को वज़ीर-ए-आला बने 11 रोज हो गए, नई काबीना तश्कील ना पा सकी। बानी पीटीआई से मुशावरत क्यों जरूरी है? नई काबीना की तश्कील में ताखीर से खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर्स पर क्या असरात पड़ेंगे? नई काबीना कालदम कैसे हो सकती है? सोहेल अफरीदी के जारहाना अंदाज का पीटीआई को क्या फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या नए वज़ीर-ए-आला पार्टी को मुश्किलात से निकाल पाएंगे? तहरीक इंसाफ हुकूमत को किस तरह ब्लैकमेल कर रही है? सोहेल अफरीदी की बानी से मुलाकात पर हुकूमत को क्या परेशानी है? सोहेल अफरीदी ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि पीटीआई को भी साथ लेकर जाएंगे। तलाल चौधरी को ऐसा क्यों नजर आ रहा है? नवंबर 2024 में मामला तय पा जाने के बावजूद बानी पीटीआई की रिहाई क्यों ना हो सकी? और इस्तांबुल में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर, मुस्तकिल अमन के लिए किन नकात पर इत्तेफाक नागुज़ीर है? मुल्क की बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ की सियासत इस वक्त बानी से मुलाकात के गिर्द घूम रही है। बानी 2 साल से जायद अरसा होने के बावजूद जेल में कैद हैं और बाहर पार्टी की आदत, मुश्किलात, तहफ़्फ़ुज़ात और इख्तलाफात का शिकार है। अलीमीन गंडापुर के बाद नए बनने वाले वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी जारहाना अंदाज में तो नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या उनके जारहाना अंदाज का फायदा बानी पीटीआई या पार्टी को होगा? वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी का कहना है कि वो बानी से मुलाकात के बाद नई काबीना तश्कील देंगे, लेकिन वज़ीर-ए-आला बनने के 11 रोज गुजर जाने के बावजूद भी सूबे के वज़ीर-ए-आला की बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो सकी। गुज़श्ता रोज वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी और पीटीआई रहनुमाओं के दरमियान मुलाकात हुई, जिसमें यह इत्तेफाक पाया कि सूबाई काबीना की तश्कील बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद तश्कील दी जाएगी। सोहेल अफरीदी से मुलाकात करने वालों में चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर, असद कैसर, जुनैद अकबर, शहराम तरकई और आतिफ खान समेत दीगर मौजूद थे। जबकि नई काबीना की तश्कील में ताखीर सूबे में गवर्नेंस और दीगर मसाइल में इजाफे का बायस भी बन रही है। वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा में अमन और अमान की सूरत हाल के पेश नज़र अमन जिरगा भी हुआ। ज़राए के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं का कहना है कि बानी पीटीआई की राय के बगैर काबीना बनाने से मसाइल पैदा हो सकते हैं। जिस तरह पार्लिमानी पार्टी ने सूबाई बजट की मंजूरी दी थी, लेकिन बाद में मसाइल पैदा हुए थे। याद रहे कि वज़ीर-ए-आला के मशीर राना सनाउल्लाह भी कह चुके हैं कि बानी तहरीक इंसाफ के मशवरे से बनने वाली काबीना कालदम हो जाएगी। वज़ीर-ए-आला केपी के और पीटीआई रहनुमाओं में यह मुलाकात 2 घंटे से भी ज़ायद जारी रही, जिसमें सूबे में दहशतगर्दी, अमन और अमान की सूरत हाल और दीगर ऑप्शंस पर भी गौर किया गया और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेर गौर आए। गुज़श्ता रोज़ 4 सदा में जलसे से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी का कहना था कि बंद कमरों में नहीं, फैसले सड़कों पर होंगे, कारकुनान तैयार रहें। पूरे पाकिस्तान को पैगाम है, पॉलिसी सिर्फ बानी पीटीआई की होगी। उनका मजीद कहना था कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम बानी के साथ हैं और साथ ही रहेंगे। तब्दीली आ नहीं रही बल्कि आ चुकी है। वज़ीर-ए-आला केपीके ने शिकवा किया और यह भी कहा कि बानी से मुलाकात के लिए तमाम आईनी और कानूनी रस्ते अपनाए, मेरे लीडर से मुलाकात करवाई ही नहीं जा रही। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म के सियासी मशीर राना सनाउल्लाह का कहना है कि सोहेल अफरीदी तो वज़ारत आला के लिए आए ही नहीं, वो तो खुदकुशी के लिए आए हैं। सोहेल अफरीदी को यह दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह हवा में नहीं उड़ते। राना सनाउल्लाह ने कहा कि वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी को पीर के रोज बानी से मिलवा दिया जाएगा। वो कानूनी तरीका इस्तेमाल करने के कायल तो नहीं थे, लेकिन अब वो इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब इस्तेफादा हो जाएगा। मुलाकात तो मेरा ख्याल है कि जुमा के बाद ये वीकेंड पे ऑफ डेज होते हैं, मंडे को हो जाएगी। जो उन्होंने मुंतखब होने के बाद जो तकरीर की है, वो तो उन्होंने तो कहा है कि मैं तो वज़ारत आला के लिए मैं तो आया ही नहीं हूँ, मैं तो इसके इमरान में मारा जाऊंगा। वो तो खुदकुशी करने के लिए है। जब आप एक इतने बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के लिए इलेक्ट हो, तो उसके बाद आपको ये कहना बनता है, इस तरह की बात आप करेंगे। यानी उन्होंने तो उस दिन इस तरह से किया कि जिस तरह ये कोई टार्जन की वापसी हो। उसे ये दिखाया जाना चाहिए था कि इस तरह से हवा में नहीं उड़ते, जरा पाँव जमीन पे रखो, तुम्हें हकीकत मालूम हो। जराए से ये खबरें भी चल रही हैं कि पीर को अगर बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होती तो मंगल के रोज काबीना का ऐलान कर दिया जाएगा। इस हवाले से वज़ीर-ए-आला सोहेल अफरीदी ने सीनियर क़यादत से मुशावरत भी कर ली है और सीनियर क़यादत ने वज़ीर-ए-आला को अपनी मर्जी के मुताबिक काबीना की तश्कील देने का इख्तियार भी दे दिया है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं कि सोहेल अफरीदी जिस काम के लिए आए हैं वो काम करने से पहले फारिग हो जाएंगे। सोहेल अफरीदी ना सिर्फ खुद जाएंगे बल्कि पीटीआई को भी साथ लेकर जाएंगे। तलाल चौधरी ने बानी को बनीगाला मुंतकिल करने की खबरों की तरदीद भी कर दी और इनका कहना था कि रियासत के लिए इनकी सारी ब्लैकमेलिंग एक डील की खातिर है। जिस काम के लिए आया है ना, ये उस काम से पहले फारिग हो जाएगा। ये खुद नहीं होगा, ये पीटीआई को भी लेते जाएगा। अब एक असेंबली है, एक पार्टी है
आपने हलफ उठाया है, अपनी जिम्मेदारी पूरी करें, सियासी पॉइंट स्कोरिंग भी आप साथ साथ करते रहे। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि बानी पीटीआई से मुशावरत वज़ीर आला का आईनी और कानूनी हक है। खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बानी पीटीआई को मैंडेट दिया है। बैरिस्टर सैफ का मजीद कहना था कि वज़ीर आला सोहेल अफरीदी ने पंजाब हुकूमत को मुलाकात के लिए बाकायदा खत भी लिखा था। उन्होंने मजीद कहा था कि अदालतों पर हमले और अदालती अहकाम की खिलाफ वर्जी शरीफ खानदान की आदत है। एक तरफ हुकूमती वज़रा की तरफ से बानी को बनीगाला मुंतकिल करने की बातें की जा रही हैं और दूसरी जानिब ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि बानी पीटीआई के रिहा ना होने के अहकाम ना होने के बराबर नजर आ रहे हैं और बानी 2026 के दौरान या मुमकिना तौर पर इसके बाद भी जेल में रह सकते हैं। जबकि बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त 4 नवंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने इस हवाले से कॉज लिस्ट जारी कर दी है, जिसके मुताबिक जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर 4 नवंबर को समाअत करेंगे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर रखा है। जबकि नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी और सुप्रिंटेंडेंट जेल समेत दीगर फ्रीकन से भी अदालत ने जवाब तलब कर रखा है। तहरीक इंसाफ इस वक्त सियासी, अंदरूनी और कानूनी मुश्किलात का शिकार है और खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान की सूरत हाल तशवीशनाक है। ऐसे में सूबाई काबीना की तश्कील में ताखीर से सूबे की गवर्नेंस मुतासिर हो रही है। जबकि गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का कहना है कि साबिक वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की बरतरफी की असल वजह चंद दिनों में जाहिर कर दी जाएगी। फिलहाल गवर्नर राज का कोई इम्कान नहीं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात की। इस्तांबुल में पाकिस्तान अफगानिस्तान दोहा अमन मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज हुआ, जिसमें पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बाकी रह जाने वाले सरहदी तनाज़ात और दीगर मसाइल पर बातचीत भी हुई। तालिबान ज़राए के मुताबिक ये मुज़ाकरात 3 दिन तक जारी रह सकते हैं और इसमें जंग बंदी, सिक्योरिटी में ताउन, तजारत के अलावा सरहद में शिद्दत पसंदों की दरअंदाजी रोकने और अफगान मुहाजिरीन की रवानी से मुतल्लिक भी बातचीत होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि भारत दूसरी प्रॉक्सी जंग अफगानों के जरिए लड़ रहा है और अफगान भारतीय प्रॉक्सी के तौर पर काम कर रहे हैं। अगर मुज़ाकरात तय नहीं पाते तो अफगानिस्तान के खिलाफ खुली जंग होगी। हमारे पास तो एक ऑप्शन है, अगर तय नहीं पाते फिर हमारी तुम्हारी खुली जंग है। भारत के साथ तो हमने एक जंग लड़ी है ना, अब वो दूसरी प्रॉक्सी जंग जो है ना वो अफगानियों के जरिए लड़े। अफगान जो हैं वो एक भारतीय प्रॉक्सी के तौर पे हमारे खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी मुज़ाकरात का मकसद जंग बंदी समेत तमाम मसाइल का तवील और मुद्दती हल तलाश करना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये मुज़ाकरात रवा महीने दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू होने वाली शदीद सरहदी झड़पों के बाद शुरू हुए थे, जिसका आगाज 19 अक्टूबर को दोनों मुल्कों के दरमियान दोहा में होने वाले मुज़ाकरात से हुआ था। इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और अफगान वफ़द की सरबराही अफगान वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब कर रहे थे। आज मुज़ाकरात में अफगान तालिबान रजीम की जानिब से नायब वज़ीर दाखिला उनकी सरबराही कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान के दफ्तर खारजा का कहना है कि हम दोहा में 19 अक्टूबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं और इस खित्ते में अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने की तरफ पहला कदम समझते हैं। उम्मीद है कि इस मुलाकात में अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में होने वाली दहशत गर्दी के खात्मे के लिए मॉनिटरिंग का तेज और मुसद्दका मैकेनिज्म तश्कील पाएगा। We welcome the agreement between Pakistan and Afghanistan finalized in Doha, Qatar on 19th October 2025 as a first step in ensuring regional peace and stability. Next meeting to be hosted by Turkey in Istanbul on 25th October 2025 to address the menace of terrorism emanating from Afghan soil towards Pakistan and prevent any further loss of life of Pakistanis. दूसरी जानिब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मबाइन अमन माहिदे के बावजूद सरहदी आमदोरफ्त और तजारत ताहाल बहाल नहीं हो सकी और तजारती बंदिश के बायस सरहद के दोनों जानिब ट्रकों की लंबी कतारें हैं और तोरखम बॉर्डर भी दो तरफा तजारत के लिए आज 14वें रोज भी बंद है। पाकिस्तान के दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानियों की जानें किसी भी तजारती सामान से ज्यादा कीमती हैं। सिक्योरिटी सूरत हाल के जायजे तक अफगान ट्रांजिट ट्रेड बंद रहेगी। इसी हवाले से हमारे साथ शेर अफजल मरवत साहब मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, किसी तारुफ के मोहताज नहीं और सीनियर सियासतदान भी हैं, बहुत लंबा चौड़ा बैकग्राउंड भी है और तहरीक इंसाफ को समझने के लिए फिर इनके लेंस से कई दफ़ा देखना पड़ता है कि ये किस तरह देख रहे हैं तहरीक इंसाफ के अंदर होने वाली तब्दीलियों को और आज खुद कहाँ खड़े हैं। ये सारी चीज़ें इनसे पूछते हैं। मरवत साहब, सर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए और स्टूडियोज़ में खुश आमदीद आपको कहते हैं, लाहौर में खुश आमदीद बल्कि कहते हैं। सर मुझे समझना अब ये है कि सोहेल अफरीदी साहब आ गए तो एक तो क्या जायशा आपको समझ आता है, ये रोड मैप किधर जाएगा, कहाँ इन्हें आप देखते हैं, क्या टास्क है। बाद में हम आएंगे अली अमीन गंडापुर साहब की क्यों वो सबकदोश क्यों हो गए, ऐसा क्या हो गया था। हालांकि बुशरा बीबी का उनकी रिहाई का क्रेडिट सारा अली अमीन गंडापुर साहब लेते रहे कि भाई उन्हें बाहर निकालने में बड़ा रोल उन्होंने प्ले किया,
क्या फर्स्ट टेक आपका इन सारे मौज़ूआत पर जी? बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में कनेक्टेड है दोनों मामला, तो मजमूई जवाब दे देता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सियासत की जो शक्ल उभरी है 8 फरवरी के बाद, और ऐसे हालात में जब बानी पीटीआई इमरान खान साहब पाबंद सलासल है, वो एक नई सियासी पैराडाइम इनका बना। और मेरा ख्याल है कि सिर्फ वज़ीर आला के चेंज करने से वो मतलूबा नताइज हासिल नहीं होंगे जब तक कि पार्टी अपना जायज़ा न ले कि ये क्या करती फिर रही है, 2 सालों में इनकी स्ट्रेटजीज़ क्या रही, कौन सी स्ट्रेटजी कामयाब हुई, कौन सा फ़ैसला जो है कोई नताइज ला सका। इनको सोचना होगा कि 2 साल में कोई एक भी कामयाबी है। और ये तमहीद मैंने इसलिए बांधी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ओल्ड गार्ड है, जो 26, 27, 28 साल से इमरान खान के साथ हैं, उन्होंने अपने फ़राइज़ अंजाम नहीं दिए पूरे इस अरसे के दौरान। और इस तमाम मामलात के दौरान जो है एक नई ताकत उभरी है पीटीआई की सियासी पॉलिटिकल कंटूर्स में। वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के से वाबस्तगी का दावा करने वाले चंद लोग जिन्होंने सोशल मीडिया को एक माफिया बना दिया है। और अब पीटीआई जो है फ़ैसलों में, इम्प्लीमेंटेशन में, बहुत सारे मामलात में अब इसकी नज़र और इसका इन्हिसार वो सोशल मीडिया पे हुआ है। पाकिस्तान, अगर मैं ये कहूँ कि 90% फ़ैसले जो हैं वो अब सजेस्ट होते हैं सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से कि, और उसके ट्रेंड बनते हैं और अकॉर्डिंगली उन्हीं ट्रेंड्स पे जो हैं फिर नोटिफिकेशन हो जाते हैं। और इस दौरान जो है चूँकि सहाफ़त जिसमें बदकिस्मती है पीटीआई की कि शहबाज गिल और इमरान रियाज जैसे लोग आ जाए, जहाँ सच भी जाता है तो शर्माता है और झूठ बन के वापस आ जाता है। इन्होंने गुज़िश्ता 1.5-2 साल में अली अमीन ख़ान की ट्रोलिंग की। न कि सिर्फ इन्होंने बल्कि इनके जो पैरोकार हैं, जो सोशल मीडिया ब्रिगेड है, और इन्होंने फिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पॉलिसी के तहत इन्होंने पीटीआई की तमाम क़यादत को बदनाम किया, मशकूक बनाया, ताकि ये बयानियाँ बन सके कि अब तो खान के अहल खाना के अलावा कोई और पीटीआई की क़यादत नहीं संभाल सकते हैं। आप अगर देखेंगे मुझ समेत पीटीआई का कोई ऐसा शख्स नहीं है, लीडर नहीं है, एमएनए नहीं है, या चाहे बैरिस्टर गौहर हो, चाहे अली अमीन ख़ान हो, चाहे अली मोहम्मद ख़ान हो, शहरियार अफरीदी हो, असद कैसर हो, जुनैद अकबर ख़ान हो, A to Z। अब ये नया ताज़ा जो आज तक गर्दालूद नहीं हुआ है वो है सुहेल अफरीदी। और सुहेल अफरीदी जो है, मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से उनको भी बताना चाहता हूँ, जिस तरह ये अली अमीन ख़ान को ब्लैकमेल करते रहे, ये इमरान रियाज और शहबाज गिल माइन के ठेके ये मांगते, नेफ्राइट्स के ठेके ये मांगते थे, इनके लोग जाते थे, और जब ये ओबलाइज नहीं हुए तो सहाफ़त का नाम इस्तेमाल करके इन्होंने बग़ैर किसी वजह के अली अमीन ख़ान की पीटीआई की हुकूमत को बदनाम किया। और अभी यही हथकंडे ये इस्तेमाल करेंगे नौ मुंतखब वज़ीर आला है उनके साथ। न कि सिर्फ ये 2 और भी जितने लोग पीटीआई के साथ सहाफ़ती वाबस्तगी का दावा दायर करते हैं, अली अमीन ख़ान जो है उनके जाने के में अलावा सोशल मीडिया के किरदार के 2-3 उसके अपने ज़ाती खसूसियात कह ले या डीमेरिट्स कह ले, उनकी आदतें कुछ इस तरह हैं, चंद आदतों पे हम एक दूसरे से मिलते भी है। मिसाल के तौर पे नाक पे मक्खी नहीं बैठने देते हैं, खुशामद नहीं करते हैं, इज़्ज़त दो तो मेरे ख्याल में सर पे बिठाते हैं, और अगर तौहीन करो तो दुश्मन बन जाते हैं। अब मैं जानना अब ये चाह रहा हूँ कि मीडिया में तो जितनी भी रिपोर्टिंग हो सकी अब तक उसमें बहुत सारा डिस्कशन हुआ, लेकिन आप बहुत करीबी समझे जाते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के। क्या वजह बनी उन्हें हटाए जाने की? क्या टास्क था जो वो पूरा नहीं कर सके? क्या वजूहात थी? या आप समझते हैं कि वो सोशल मीडिया की नज़र हो गई, या ऐसी कोई बात है जो अब तक रिपोर्ट नहीं हुई और आपको पता है, या कोई सीना बसीना गज़ट जैसे चलते हैं वैसे कोई राज बचे हैं, या सब कुछ रिपोर्ट हो गया? बहुत सारी चीज़ें अभी तक पाकिस्तानियों के इल्म में नहीं आई है। बहुत ही गिनावने काम हो चुके हैं, बहुत ही मकरूह हरकत हो चुकी हैं। सिर्फ खान की वजह से
मैं बहुत सारी चीज़ों पे आज भी खामोश हूँ। अली अमीन ख़ान जो है उसको हटाने के पीछे जो बुनियादी वजह है और सच्चाई के साथ जिसको मैं भी बिलीव करता हूँ, शायद वो भी बिलीव करते हैं, और वो ये थी कि अली अमीन ख़ान 26 नवंबर के वाक़यात के बाद इस तरह के किसी और एहतजाज के कायल नहीं थे। और ख़ान साहब की ये सोच भी दुरुस्त है कि ख़ान साहब समझते हैं कि जब तक लाखों का मजमा इस्लामाबाद के सड़कों पे नहीं आएगा, ख़ान की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। ये ख़ान साहब की सोच दुरुस्त है, लेकिन वो जो लाखों का मजमा आएगा उनको कंट्रोल करना, जिस तरह लास्ट टाइम हम संगजानी से होते हुए डी चौक पहुँचे और इसके बाद जो हुआ, तो लिहाजा मेरा ख्याल ये है कि सोशल मीडिया का जो किरदार फिर आ जाता है दरमियान में, हर चीज़ में उनका किरदार हो गया है। और फिर ये जो पार्टी को तोड़ने में ये जो दो तख्लीकार हैं, इमरान रियाद और शहबाज गिल, इन्होंने तो वो फ़लसफियाना किरदार अदा कर दिया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला जो है एपेक्स कमेटी में क्यों नहीं जाता है? क्योंकि अली अमीन ख़ान गए थे और उनका जो हशर किया था वो हशर देखते हुए ये भी नहीं गया। या मोहसिन नकवी साहब आए थे उनके घर पे और हाथ मिलाया था, मान का किया था, तो वो अशर देखते हुए जो ट्रोलिंग इनकी हुई अली अमीन ख़ान की, तो नए वज़ीर आला साहब जो हैं कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जो मीडिया को नागवार गुजरे। ख़ान को तो राज़ी रखना ही रखना है, वो तो सब पे लाजिम है, लेकिन सोशल मीडिया को फिर उन लोगों को जो ख़ान तक रसाई देते हैं और आजकल नए वज़ीर आला के दाएँ बाएँ पाए जाते हैं। क्या आप समझते हैं कि वो क्राउड पुलर हैं नए वज़ीर आला? देखिए, क्राउड पुलर तो तब पता चलेगा ना जब ये क्राउड को निकालने की कोशिश करेंगे। क्राउड पुलर जो हैं ये सिर्फ आप अपने शख्सियत से नहीं बनते हैं। क्राउड पुलर आप बनते हैं, आप में कैरिज़मा होना चाहिए, आप में विज़डम होनी चाहिए, आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, आप में जुर्रत होनी चाहिए, और इसके साथ साथ आप में मोटिवेशन स्किल होने चाहिए ताकि आप लोगों को तरगीब दे सकें, निकाल सकें, उनको इस पे कायल कर सकें कि उनका निकलना क्यों ज़रूरी है। अभी तक ऐसा कोई ये नहीं आया है, लेकिन नौजवान हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, जिस पे ख़ान हाथ रख दे वो लीडर बन जाता है, और यकीनन आजकल PTI का फेस है। तो लिहाजा वक्त आने पे देखा जाएगा। ख़ान ने उनका इंतखाब इसलिए किया और दूसरे को इसलिए माजूल किया कि दूसरा जो है अली अमीन ख़ान, वो शायद ख़ान के तवक्को के मुताबिक एहतजाज उस अंदाज में डिलीवर नहीं कर। बुशरा बीबी जब रिहाई पा के बाहर आई तो अली अमीन गंडापुर का उसमें कितना रोल था? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करूँ, ये जितनी भी रिहाइयाँ गिरफ्तारियाँ हैं ना, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि ये सारी सियासी है। अदालतों का बहुत ही कम किरदार है। तो लिहाजा अगर ख़ान की भी रिहाई कल हो जाए ना, तो ये 100% जो है सियासी फैसला होगा। नहीं, ये मुमकिन है? आपने फर्स्ट टाइम बड़ी देर बाद ये बात की है। देखिए, ख़ान की रिहाई मौजूदा हालात में तो मुझे मुमकिन नज़र नहीं आ रही है। मैंने तो एक आर्गूमेंट देती हुई ये बात की है, ख़ान की रिहाई में बारहा ये कह चुका हूँ तभी मुमकिन है अगर PTI सबसे पहले अपनी एहतजाजी सलाहियत को रिकवर कर ले। ये बहुत कमज़ोर हो चुकी है। ये वो PTI नहीं रही जो 2024 में थी या 2025 के आगाज़ में थी या 2023 में, जो 9 मई के बाद जो है PTI उठी। ये PTI जो है सोशल मीडिया इसका रहनुमा, इसका गाइड, इसका फ़ैसला साज है। ये PTI ऐसी है जिसमें कोई लीडर की कोई ना मुस्तकबिल महफूज है, ना किसी की कदर है। अब 26 नवंबर को सोहेल अफरीदी अगर दोबारा वापस आ जाते हैं और डी चौक बैठते हैं तो एक अच्छा क्राउड भी साथ ले आते हैं। आपका अपना स्टेटमेंट हमारे प्रोग्राम में आपने फरमाया था कि पिछले 26 नवंबर जो गुजरा उसमें डील कुछ तय पाने वाली थी, कुछ चीज़ें होने वाली थी, तो वो उस तनाजुर में आप बताइए। देखिए, आपको मैं एक ये इत्तेफाकी कह लें कि 26 नवंबर को जब ये हादसात अभी नहीं हुए थे, मैंने ज्वाइन किया अली अमीन ख़ान के काफ़िले को कश्मीर हाईवे पे। उमर अयूब खान गाड़ी में बैठे हुए थे, तो हम तीनों एक ही गाड़ी में ट्रैवल करते गए। साथ में हमारे साथ बुशरा बीबी की गाड़ी थी अलहदा। तो वहाँ पे ये फ़ैसला हुआ, हमें अंदाज़ा हो चुका था ख़ुसूसन अली अमीन ख़ान को
कि डी चौक ही हमें पहुंचने नहीं देंगे, और अगर पहुंचेंगे तो शायद कोई थ्रेट्स अगर थे तो वो अली अमीन ख़ान को दिए जा चुके थे। तो अली अमीन ख़ान बड़ी सख्ती कर रहे थे कि जी हमें रुक जाना चाहिए, रुक जाना चाहिए। तो मैंने उसे कहा फिर आप रुकते क्यों नहीं है? उन्होंने कहा कि आप जाके बुशरा बीबी को कायल करें। आपसे कहा? हाँ। तो मैं गया मोहतरमा बुशरा बीबी के गाड़ी में, और जो ही गया तो मोहतरमा ने मुझे कहा आपको भी उन्होंने भेजा है, ये उनके अल्फाज थे, अली अमीन ख़ान की तरफ इशारा करते। तो मैंने कहा कि वो समझते हैं कि शायद कोई नाखुशगवार वाक़यात हो जाए। इससे पहले वो वीडियो की बात जो मैंने आपको बताई थी कि जेल में वीडियो रिकॉर्ड होनी, ये तमाम मामलात गुजर चुके थे। वो जो सुप्रीटेंडेंट जेल का मोबाइल था और उसमें वीडियो रिकॉर्ड ना हो सकी। और फिर ये बैरिस्टर गौर साहब और बैरिस्टर सैफ साहब को अटक में पहुंचाया गया, क्योंकि उस वक़्त ये काफ़िले अटक के पास गुजर रहे थे, रास्ते बंद थे, कोई मोटरवे पे या किसी रोड से जा नहीं सकते थे। तो नकवी साहब का तैयारा इस्तेमाल किया और ये वहाँ पे गए। तो इसके बाद आपको मैं बता दूं कि मैं जब मुझे फिर उन्होंने ये ड्यूटी दी कि आप ये काम करें कि आप जाके ये जो चाइना चौक है वहाँ पे वर्कर्स को रोक दें, क्योंकि अली अमीन ख़ान क़यादत कर रहे थे। तो मेन काफ़िला यहाँ पे था, जो कंटेनर था वो भी उधर ही था। ठीक। तो मैंने कहा ठीक है, लेकिन इस तरह तो मैं आपके साथ जाते हुए चाइना चौक नहीं पहुंच सकता हूं। तो कहीं पर पैदल गया, कहीं पर किसी से लिफ्ट ली, गाड़ी या मोटरसाइकिल इस्तेमाल की, और मैं सबसे पहले जो है चाइना चौक पहुंचा। ठीक। चाइना चौक जो है वो डी चौक और चाइना चौक के बीच हो गया कोई यही 200 या 300 मीटर। तो जब मैं वहाँ पे गया तो चाइना चौक पे सारे लोग खड़े थे, बहुत सारे वर्कर्स, और कंटेनर मुझे नज़र आ रहे थे, वहाँ से आई साइड पे नज़र आते हैं। जो कंटेनर थे उन कंटेनर पे जो है दावा बोला जा चुका था। ठीक। तो मैंने चाइना चौक पे खड़े होके वर्कर्स को कहा कि क़यादत का ये फ़ैसला है कि हमने इस चौक से कतईन आगे नहीं जाना है। ठीक। तो ऐन उसी वक्त मुझे बताया गया कि सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो डी चौक पहुँच चुके हैं। तो जो डी चौक पहुंचने वाला पहला दस्ता था वो सुहेल अफरीदी साहब का था, और मेरे ख्याल में मीना खान साहब भी उनके साथ थे। ये तो इमरान खान साहब के तो ऑर्डर यही थे कि डी चौक पहुंचें, और अगर कोई डील उसमें तय पा रही थी और वो कोई रिहाई का मामला आ रहा था तो फिर वो क्यों चाहते थे कि डी चौक पहुंचें सारे, और पीछे रुक के मुज़ाकरात भी किए जा सकते थे? इसको देखिए, ये मुज़ाकरात तो जब सुबह हुई 9 बजे 26 तारीख को, तो उस वक़्त बैरिस्टर गौर ने दोबारा जेल जाना था ना, एज पर अंडरस्टैंडिंग, ठीक, ताकि वो रिकॉर्डिंग करके आए। तो उन्होंने फिर इनकार किया, क्योंकि वो रात को रेंजर्स के जवान शहीद हो चुके थे, और 26 को फिर सुबह से हमारे जो काफ़िले थे उन पे फायरिंग हो रही थी। एन सेंटोरस के पुल पे भी 2 हमारे जो वर्कर थे शहीद हो गए थे जी, जबकि अभी चाइना चौक इसके बाद आता है। ठीक। तो लिहाजा 26 नवंबर के जो, यानी मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि सुहेल अफरीदी दलेर आदमी है, लेकिन बैसियत लीडर कि वो क़यादत करें और लोगों को निकालें, ये अब पहली दफ़ा हम देखेंगे। और इसमें हिकमत कितनी रिक्वायर्ड है, दलेरी कितनी रिक्वायर्ड है? नहीं, विजडम और दलेरी मिक्स होके ही बात आगे बढ़ती है, अकेली दलेरी तो शायद काफ़ी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये जो अली अमीन ख़ान जो था वो हिकमत और दलेरी दोनों के साथ चलता था। ये हिकमत की वजह से शायद। हिकमत कितनी थी और दलेरी कितनी थी? देखिए, अब अली अमीन का अगर पलड़े में आप तराजू में तोलें, मेरा ख्याल है उसने एक तवाज़ुन बरकरार रखा। देखिए, अच्छा, ये आज मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, महीने बाद आपको अपने ये प्रोग्राम को देखें, अगर हिकमत को मिस किया हमने या पीटीआई ने मिस किया, 1 माह के बाद 9 मई जैसे सूरत हाल होगी, न केपी में पीटीआई की हुकूमत होगी। आप दोबारा इस तरह हालात देख रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ, और सेंटिमेंट इसी तरफ जा रहा है दोबारा। बिल्कुल। देखिए, अगर आप हिकमत को माइनस कर लेते हैं और आप समझते हैं कि भाई हाँ, एक बात तभी मुमकिन है कि आप 5-6 लाख लोगों को निकालें तो किसी की मजाल नहीं कि आपका रास्ता रोक दें। लेकिन अगर आप निकाल सके, ये 50,000 ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख लोगों से कुछ नहीं होने वाला है। कश्मीर में लोग निकले, हर कश्मीरी निकला तो तब जाके रियासत ने, हुकूमत ने घुटने टेके। पीटीआई के ये माहौल नहीं आप देख रहे ग्राउंड पे? कतईन नहीं देख रहा हूँ, कतईन नहीं देख रहा हूँ। जब तक ये माहौल न बने, जब तक पीटीआई की जो
ओल्ड गार्ड है वो अपने फ़राइज़, देखिए ये संजीदा गुफ्तगू तो नहीं होती है, ये तो बिल्कुल हवा की रुख पे चल रहे हैं। आज एक पॉलिसी, कल दूसरा फैसला, अगले दिन तीसरा फैसला। ये जब तक संजीदगी से तमाम मामले तो आपके हिसाब से, आपकी दानिश में अब 4 वज़रा आला में कौन बेहतर परफॉर्म कर रहा है या कौन बेटर जा रहा है? देखिए नए वज़ीर आला साहब जो हैं उसको तो अभी इसके बारे में तो ये असेसमेंट नहीं की जा सकती है ना, अभी नहीं, तो उनकी जगह गंडापुर साहब रख लेना। हाँ, देखिए गंडापुर साहब के वक्त उस सूबे के अपने मारूजी हालात थे और हैं। मिसाल के तौर पे बदामनी है, मिसाल के तौर पे गंडापुर साहब का सबसे बड़ा कारनामा ये था, जिसको शायद अभी पीटीआई को इदराक नहीं है, कि उसने पीटीआई की हुकूमत बचाई केपी में, वरना केपी की हुकूमत चलनी नहीं थी। जिस तरीके से पंजाब में, मरकज़ में, कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में हर जगह भी पीटीआई को हुकूमतों का सफाया किया गया, तो केपी में कौन सा नामुमकिन था। उन्होंने हुकूमत बचाई भी और चलाई भी। और इस दौरान जो है, तो अब इसका चांस कम हो जाएगा, देखिए सुहेल अफरीदी मादूम हो जाएगा चांस इसका। देखिए मैं यही हिकमत थी, और ये हिकमत यहाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। सुहेल अफरीदी साहब जो हैं वो, मेरा ख्याल ये है, और जिस मैं उनको जानता हूँ, वो मतलब एक डाई हार्ड, एक बिल्कुल ऐसे पैरोकार है खान के कि खान की बात उनके लिए अवलीन भी है। और ठीक है मरवत साहब, ब्रेक हमें लेनी है, एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे जी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, मरवत साहब मौजूद हैं जी आज हमारे साथ। आपके कुछ स्टेटमेंट्स भी हैं, वो मैं आपसे चाहूँगा। 7 जुलाई 2025 बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान ने उन्हें पार्टी से निकलवाया। अगर दूसरा बयान 17 जुलाई का 2025 का, अगर अलीमा खान तहरीक नहीं चलाती तो मुझे मौका दें। अलीमा खान ने पश्तूनों के बच्चों को तहरीक का कहा, जबकि अपने बच्चे बरतानिया बैठे हैं। अच्छा, फिर 8 अगस्त 2025 अलीमा का पार्टी में क्या काम है, वो फतवे बांट रही हैं। मेरा दिल इतना बड़ा नहीं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो दरगुजर कर सकूं। गालम गलोच का हक किसी को नहीं है, कोई बयान देता है और वापस लेता है तो तब भी जवाब, मतलब अब पूरा एक, आप सिंपल टाइप करें तो वो पूरा एक स्टेटमेंट्स। इसकी क्या वजह बनी इन बयानात की इस लेवल पर जाकर? क्योंकि बड़ी सादी सी बात है कि आपके सुपरस्टार होने में इमरान खान साहब का बहुत बड़ा हाथ था, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। ये जो आपने आखिरी कमेंट किया है ना, मैं इससे कतई इनकार नहीं करता हूँ कि अगर इमरान खान के लिए हम न उठते या इमरान खान की कैंपेन न करते या उसकी पार्टी की को उठाने के हम मेहनत न करते तो शायद कोई हमें न जानता, इसमें कोई शक नहीं। ठीक। लेकिन यही काम उस वक़्त, जिस वक़्त मैंने किया, हर कोई कर सकता था, लेकिन सब ने चुपने को तरजीह दी। सिर्फ आपकी आवाज़ उठी थी, इसमें तो सारे सबको पता इस बात। सुने ना जी, ये काम हर कोई कर सकता था। फिर आप ये भी देखें ना कि लोगों ने, आपके बड़े जलसों ने वो जमूद तोड़ा, ये फिर लोगों ने कबूल किया। लोग हजारों लाखों की तादाद में निकले मेरे साथ। अब ये निकालना, ये तरगीब देना, ये हर जगह पे पहुंचना, और जिस तरीके से हमने ये कन्वेंशन, जलसे, रैलियां की है, वो कम से कम एटलीस्ट एक बात हम कह सकते हैं कि हिकमत से काम लेते हुए हमने उनको कामयाब किया। मिसाल के तौर पे मैंने एक वक्त याद है मुझे, बाजवड़ में, दीर में, नौशेरा में और कुआट में हर रोज़ पे मैंने एक कन्वेंशन रखा। अब अगर किसी पहले कन्वेंशन में मैं गिरफ्तार हो जाता तो तीनों कन्वेंशन नहीं होने थे। तो लिहाजा उन 4 कन्वेंशन और चारों अजला के लोगों को पता है कि मैं गया किस तरह और निकला किस तरह। तो जहाँ तक इन बयानात का ताल्लुक है, आपको पता है आज भी मुझसे किसी ने यह सवाल किया कि भाई अगर आप खामोश रह के वक्त गुजारते तो पीटीआई में आपके लौटने के बड़े चांसेस थे, और आपने क्यों जवाब दिए। अब मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, हाँ, आप खामोश रहते, ये जवाब ना देते तो आप आज मेरे प्रोड्यूसर मुझे कह रहे थे कि मरवत साहब 4 मिनट के फासले पे हैं, साथ ही मुस्कुरा के कहते कि वो बानी पीटीआई से सदियों के फासले पे चले गए हैं। ये मैं आपको विजडम की बात बता रहा हूँ कि कोई भी बंदा आप, अब मैं आपको अर्ज़ करूँ ना, देखिए मैं हिकमत का तकाज़ा तो ये था कि मैं खामोश होता। अगर मैंने पीटीआई में अपना कोई फ्यूचर बनाना था या पीटीआई में रहना चाहता था हर हालत में, तो मैं खामोश भी रह सकता था, मैं चापलूसी भी कर सकता था,
इस तरह बहुत सारे लोग कर रहे हैं ना। आज कल आपको बड़े नज़र आते होंगे स्क्रीन पे, ये जितना जमघट होते हैं सारे चापलूस होते हैं, और इन सब की चापलूसी के अलावा कोई काम ही नहीं है। तो चापलूसियाँ कर सकता था, मोहतरमा अलीमा खानम की भी खुशामद कर सकता था। जो सलमान अकरम राजा साहब ने मेरे ख़िलाफ़ बयानात दिया के खामोशी से सर झुका के उस पर शुक्र भी अदा कर सकता था। लेकिन ये स्टफ़, ये मटेरियल में हूँ नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। मैंने ज़िंदगी में आज तक न ये सीखा है और न किसी को सिखाया है कि कोई आप पे अटैक करे और आप जनाब उसको रास्ता दे। आज वो आपको शट अप कहता है, अगले दिन उसने आपको गाली देनी है। और वो कहते हैं ना, दीवार क्या गिरी मेरे कच्चे मकान की, लोगों ने मेरे सेन में रास्ते बना लिए। लोग रास्ते बना लेते हैं। मोहतरमा अलीमा खानम अल्लाह हाजिर व नाजिर हैं कि मैंने कभी ज़िंदगी में इनके हवाले से कोई बुरी बात तक न सोची थी न कही थी। अचानक शुरू हो गई क्योंकि सलमान अकरम राजा साहब के को डिफेंड करना चाहती तो आप थी। कहते हैं वो टाउट हैं, धंधनाती फिरती हैं, कोई उन्हें गिरफ्तार नहीं करता, यहाँ तक आप चले गए। तो उसने यही अल्फाज मेरे लिए इस्तेमाल किए तो मैंने जवाब उन्हीं अल्फाज में दिया। किसी में आपने यानी कोई उनके घर से पका हुआ खाना आता है या निकलवा दिया ना। देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से आपने निकलवा दिया, बात ख़त्म होनी चाहिए थी। फिर आपने बंदे को घर तक पहुंचाना है, सोशल मीडिया को मेरे पीछे डाल दिया। इनके लिए अगर ये पाकिस्तानियों को बुरा न लगता तो मेरा तो जी करता है कि ऐसे मखलजात निकालूं। नहीं, आप भी अलीमा खान साहिबा पे बात करते हैं। अलीमा खान की बात, अलीमन गंडापुर भी वही बातें करते जो आप कर रहे हैं। तो मतलब न मैं झूठ बोल रहा हूँ, न अली अमीन खान झूठ बोल रहा है, और ये आज भी बोलेंगे और 10 साल बाद भी बोलूँगा, चाहे खान दोबारा भी लेंगे, लेकिन न किसी की हम खुशामद में कर सकता हूँ। नहीं, इसे आप अगर दोबारा से फ्रेम करें इस बात को, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को ये अंदाज़ा था कि घर के अंदर कोई क़यादत ना चली जाए और अलीमा खान साहिबा कहीं वो लीड ना कर रही हो, तो फिर आप और अलीमन गंडापुर एक ही बात कर रहे हैं कि ये टाउट हैं जी, ये हैं, क्योंकि आप अलीमा खान साहिबा से क्यों इतने बड़े इख्तलाफ और इतनी दूरी पे ले गई वो सारी चीज़ें? आप ये बताएं कि मैं खैबर पख्तूनख्वा का रिहायशी हूँ, पेशे के लिहाज से वकील हूँ, मेरा कहाँ पे रास्ता कटता है अलीमा खानम के साथ? मेरा कहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो सकता है? मेरा काम क्या है कि खान की बहन या मोहतरमा अलीमा खानम के हवाले से जो है ये मीडिया पे आके बताऊं। इमरान खान ने आपसे कहा कि इनको ब्लॉक कर दें? बिल्कुल हल्फन कहता हूं, और ये हर पीटीआई का लीडर जानता है। और अभी जो खान ने खुद उठाया है ना, ये मेरी बात की तायीद है ना। खान ने खुद कहा था बारहा कि इसका पार्टी के मामलात में कोई काम नहीं है। आज होगा कि गिरफ्तार ना हो जाए तो बात आगे ना बढ़ जाए, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। नहीं, ये दखीलकारी पार्टी के मामलात में करना जो है, खान को अच्छी तरह देख सकते हैं कि ये किसी स्टेज पे वो गिरफ्तार हो सकती हैं। कौन? अलीमा खान साहब। मेरा ख्याल नहीं है कि कभी भी गिरफ्तार हो सकती है, ख़ुसूसन मौजूदा सेटअप में उनकी गिरफ्तारी का कोई इम्कान नहीं। क्या वजह? मतलब ये जो हो रहा है ना, बहुत सारे, अभी ये जो अली अमीन खान ने इसके बेटों की बात की या मैंने की, तो पाकिस्तान का कोई एक वकील आके बता दे कि जिस जुर्म में हसन नियाजी 10 साल के लिए मुक़य्यद हैं और अब तक जेल में है, उसी जुर्म में उसी मौके के उसी FIR में उसका बेटा 4 दिनों में छूट जाता है। मैं नहीं मानता हूँ कि ये कोई इंसाफ हुआ है। हाँ, ये इस तरह का इंसाफ वही है जो जिसने तौबा कर ली उसको छोड़ दिया। खसूसन ये कोर कमांडर के घर के अटैक के केस में बहुत सारे लोग थे ना जिन्होंने PTI छोड़ दी, तो वो आजकल आज़ाद फिर रहे हैं। इसकी कोई तवज़ी नहीं है। कोई वकील कर सकता है तो दड़ल्ले से कहता हूँ आए मेरे साथ मनाजरा कर लें कि ये कौन सा कानून है। ये वही कानून है जिस कानून के तहत उन तमाम लोगों को जो है इम्यूनिटी दी गई जिन्होंने PTI छोड़ी। शेर अफजल मरवा साहब जी, मज़ीद नशिस्तें भी इनके साथ करना पड़ेंगी। शॉर्ट ब्रेक एक प्रोग्राम में शामिल करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आपका बयान हर तरफ बहुत ज़्यादा वायरल है, जिसमें आपने कहा है कि बनी गाला जो है इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जा सकता है। इसका क्या तनाजुर है? इससे पहले भी आप कई दफ़ा ये बयान तो दे चुके हैं, लेकिन दोबारा इससे बड़ी हाइप मिली हुई है
ये क्या इसका स्याको सबाक क्या है सर इस बयान का? स्याको सबाक बड़ा वाज़ेह है और बड़ा सीधा साधा है सर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तासुर देने की कोशिश करती है कि शायद गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फोकस जो है वो इमरान खान पे है और हमें कोई बहुत फर्क पड़ता है कि इमरान खान जो है वो किस जेल में है, ठीक, जेल के अंदर है या जेल से बाहर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शायद उनके साथ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ जबर हो रहा है। ठीक, हालांकि ये तीनों बातें गलत हैं। गवर्नमेंट की तरफ से सबसे पहले मैं ये बता दूं कि कोई इमरान खान पे जबर नहीं हो रहा। ठीक, इमरान खान इस वक्त जेल में उन मुकदमात के अदालती फैसलों की वजह से हैं जो उनके ऊपर इल्जामात थे, और इमरान खान जेल से बाहर भी अदालती निज़ाम और अपनी जमानत के जरिए ही आ सकते हैं। गवर्नमेंट अगर चाहे भी तो वो किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर से इमरान खान की रिहाई का हुक्म नहीं दे सकती। ठीक, तो इसलिए ये जो अदालती जो गवर्नमेंट की तरफ से ये तासुर देना कि जनाब बड़ी जाती हो गई या बड़ा जबर कोई हो गया, ये बात बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान ने इस अरसे में जब से हमारी हुकूमत आई है, अल्लाह ताला का शुक्र है कि बहुत तरक्की की है और पाकिस्तान का नाम न सिर्फ इस खत्ते में बल्कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा है, इज्जत मिली है आपके मुल्क को, आपके पासपोर्ट को, आपके झंडे को। और पाकिस्तान के साथ पूरी दुनिया आज बैठना चाहती है, बातचीत करना चाहती है, रवाबित बेहतर करना चाहती है, बिजनेस करना चाहती है, ट्रेड करना चाहती है, चाहे हमारी इस्लामी दुनिया हो, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी हो। तो उन तमाम, अगर आप ये कहें कि जो माहौल जो मैंने आपके सामने बनाया है, उस तनाजुर गवर्नमेंट के लिए ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है इमरान खान। इसलिए मैंने ये बात कही कि अगर वो दरखास्त देंगे तो बिल्कुल उसे संजीदगी से कंसीडर किया जाएगा और गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो जेल में है या अपने घर में नजरबंद है। चौधरी साहब, PDM 1 जब बनी थी तो सारी गवर्नमेंट और सारी हिरारकी और जो खानदान के लोग भी थे नवाज शरीफ साहब के, वो सारे ये राय रखते थे कि इलेक्शन ना करवाएं, अदरवाइज तो काम खराब हो जाएगा। आप कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट ही नहीं है गवर्नमेंट के लिए। सब्जेक्ट नहीं है तो फिर छोड़ दें, फिर नॉर्मलाइज करें हालात को, अपोजिशन बाहर होनी चाहिए। अगर सब्जेक्ट ही नहीं है तो फिर नॉर्मल बात है, फिर क्या मसला रह गया? बात यह है कि हालात नॉर्मलाइज से बहुत बेहतर हो गए हैं। नॉर्मलाइज तो हालात ये होते हैं कि आप रूटीन में चल रहे हो। पाकिस्तान तो बहुत आगे बढ़ गया है, इसलिए हम उसी जगह पे और उसी फोकस के साथ मुल्क की खिदमत कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि इंशाल्लाह पाकिस्तान के जो चैलेंजेस और जो बहरान है उन पे मजीद काबू पाया जाएगा। इंटरनली स्टेबिलिटी ला रहे हैं। मुल्क में जो सबसे बड़ा मसला है दहशतगर्दी का, उस पर काबू पा रहे हैं। आप देखें कि अफगानिस्तान को कितना हमने समझाया, उन्हें हमने वार्न भी किया, मिन्नत भी की कि भाई आप बाज आ जाएं, आपकी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उनके कानों पे जू नहीं रेंगी। तो फाइनली आपको जो दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें थी अफगानिस्तान के अंदर, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई करनी पड़ी और उसके नतीजे में उन्होंने कतर को दरखास्त की कि जी पाकिस्तान की तरफ से जो हमारे ठिकानों पे हमले हुए हैं उन्हें आप रुकवाएं। तो जाहिर है हमारा मकसद कोई जारियत नहीं था। मैं थोड़ी सी आपको तफसील इसलिए बता रहा हूँ कि क्या चीजें हम कर रहे हैं। और फिर मुज़ाकरात हुए और अब हमें कभी उम्मीद है कि इंशाल्लाह उसका दूसरा दौर अभी फिर होना है। अभी कि अफगानिस्तान से जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सहूलतकारी की जा रही थी वो बंद होगी। तो इसी तरह इंटरनेशनली जिस जगह आपकी ट्रेड के मुआहदे हुए हैं, तिजारत के मुआहदे, खैरसगाली के मुआहदे, ये सारी वो बातें हैं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुल्क तो बहुत आगे चला गया है और मजीद आगे जाएगा इंशाल्लाह ताला। ये जो आप ये कह रहे हैं हालात नॉर्मलाइज करें, ये अदालतों से होने हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करने। ठीक, अच्छा चौधरी साहब, ये कुछ दिन पहले 17 अक्टूबर को ये पब्लिश भी हुआ बयान जो सोहेल अफरीदी साहब का है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद का टेलीफोन भी किया और उसके बाद शहबाज शरीफ साहब ने कहा, मैंने जब कहा कि मुझे लीडर से मेरे मिलवा दें उनके नाम से जो स्टेटमेंट छपा है, तो शहबाज शरीफ साहब ने कहा पूछता हूँ फिर बताता हूँ, लेकिन कोई जवाब ही नहीं आया। तो वो किससे पूछना था, कब बताना था, वो जवाब भी कोई ना गया और वो अब तक मुलाकात भी नहीं कर सके। कोर्ट ऑर्डर लेके वहाँ गए और वहाँ भी मुलाकात ना हो सकी। इस पर क्या टेक है सर, क्या वजह है? और आपने जो बयान दिया कि भाई बनी गाला वाला मामला, तो ये फिर प्राइम मिनिस्टर साहब से भी आप कंसल्ट करते होंगे इस तरह के बयान के लिए, या आप कहते हैं कि आपकी तरफ से ऑफर है, आपके साथ आए बैठें और कोई दरख्वास्त दें और जाना है, अगर बनी गाला तो चले जाएं? देखिए बात यह है कि
ये जो बयान सोहेल अफरीदी साहब ने प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले से दिए है, पहली बात तो ये है कि मैं इसे हकीकत पे मबनी नहीं समझता ठीक कि प्राइम मिनिस्टर को अल्लाह ताला के फजल से किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि पंजाब गवर्नमेंट को मैं हिदायत करूंगा या पंजाब गवर्नमेंट को ये कहूंगा, तो ये बात समझ में आती है। उसकी वजह ये है कि तमाम तर जो जेलें होती हैं सूबों में, उन्हें इंतजामी तौर पर जेल सुपरिटेंडेंट कंट्रोल करते हैं। ठीक, वो 100% उनकी वहाँ पे मर्जी होती है कि किस मुलाकात करनी है, किसने नहीं करनी, लॉ एंड ऑर्डर की और एडमिनिस्ट्रेशन की वहाँ पे क्या सूरत हाल है। दूसरे होम सेक्रेटरी पंजाब हैं जो कि अडाला जेल और तमाम पंजाब की जेलों के नज़्म नस्क और वहाँ पे उनकी डायरेक्शन से मामला चलते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर ने भी अगर डायरेक्शन दी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से ज़ाहिर जारी होनी है और खुद तो नहीं देते, तो वो इन्हीं दो अफसरान को उन्होंने कहना होता है इस तरह के मामलात में कि फलां काम करें और फलां करें। अच्छा। इस तरह की कोई बात की हो तो अलग बात है, लेकिन ये बात गलत है कि मैं किसी से पूछ के बताऊंगा। राइट। अच्छा, दूसरा मीडिया स्टंट है जी। अच्छा चौधरी साहब, ये टीएलपी के मामले में मामला जो है वो इंसदादे दहशतगर्दी के तहत उन पर बैन की तरफ सिर्फ गया, वो पार्टी डिसॉल्व करना या उनके मेंबरान कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली जहाँ जहाँ भी हैं, बहरहाल पंजाब में मेंबर है उनका, तो उन्हें डिसीट करने वाला मामला वो तो फिर रेफरेंस भेजना था। अब इमरान खान साहब के दौर में भी सेम इसी तरह हुआ था कि इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट के तहत तो कार्रवाई हो गई, लेकिन बात आगे जो बढ़नी थी वो ना हो सकी। तो फवाद चौधरी साहब से भी कल हम यही पूछ रहे थे कि उस काबीना में उनके कोई सिंपथाइजर थे या क्या मामला था। अब यहाँ ये मामला एग्जैक्टली आप काबीना की एग्जैक्ट बता सकते हैं, क्या सूरत हाल है, स्टेटस भी क्या है? देखिए, ये पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से एक समरी मूव हुई थी फेडरल गवर्नमेंट को, जो कि कैबिनेट में प्रेजेंट हुई और उसके नतीजे में ये बैन लगा है। बाकी इससे अगर फर्दर जो कार्रवाई होनी है वो जाहिर है जो मुल्क में मरवजा जो कवानीन होते हैं उसके तहत ही होगी कि डी सीट कोई मेंबर अगर किसी असेंबली में बैठा है उसमें होना है या नहीं होना। ये हमारे जो लीगल डिपार्टमेंट है वही इसको देख के वही इसके बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं और इसी के बारे में आगे वही डिसाइड करते हैं। मतलब आप समझते हैं कि वो चूंकि जब रेफरेंस बनेगा तो फिर अदलिया ने, सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल उस पर वर्डिक्ट भी देना होता है और फिर जो शवाहिद वहाँ प्रोसिक्यूशन ने पेश करना होता है उसकी बुनियाद पे फैसले किए जाते हैं। तो आप समझते हैं सफिशिएंट है या बात यहीं रुकी रहेगी और इससे आगे नहीं बढ़ेगी? आप क्या इस पे इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं? मैं आपको ये बात बताऊं कि आप मेरे से पूछ रहे हैं कि आप समझते हैं, ये समझने या ना समझने वाली बात नहीं है। ये इंटायरली एक लीगल मैटर है और इस पर हमारी लॉ डिपार्टमेंट है वही इसको आगे टेकअप करेगी और वही इसको प्रोसीड कर सकती है। ये कोई पॉलिटिकल आप ये कहें टॉपिक तो है नहीं कि इसके ऊपर बंदा अपनी राय दे सके। अच्छा चौधरी साहब, कितने अरसे में ये प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा लॉ डिपार्टमेंट का आपके ख्याल में? ये लॉ डिपार्टमेंट ही बता सकता है जी, तो टेक्निकल बात है, ये तो डॉक्टर बता सकता है कि बीमारी क्या और उसका इलाज क्या और कितने टाइम में मुकम्मल होगी। बहुत शुक्रिया। तारिक फजल चौधरी जी वफाकी वजीर हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है। फात शहबाज खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।